हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड को। जैसे कि हम लोग ने मूवमेंट कवर किया, सब ऑलमोस्ट सभी हो गए। एक मॉडर्निज्म भी आपका रह गया है और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और प्री रेफ्लाइट को आज हम कवर कर लेंगे। आपका सरलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म सबको हमने अपने चैनल में हमने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं उनके वीडियोस। तो आज ये प्री फ्लाइट मूवमेंट भी जो था आपके सिलेबस में है उसको भी कवर कर लेंगे। फिर आपका आई थिंक एक और रह जाएगा मॉडर्निज्म। और कोई बचा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये हमारा मूवमेंट पर आपका ऑल ओवर कवर कर लेंगे हम लोग, जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उस पर। ओके, और आज ये प्री फ्लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये आपका एक ऐसा मूवमेंट है जिसने आर्ट एंड लिटरेचर में सच्चाई, सौंदर्य और भावनात्मकता को फिर से जीवित किया है। इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्री फ्लाइट मूवमेंट जो है हमारा, उसी को समझेंगे। इसी पर क्वेश्चन है हमारा। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और यहाँ पर आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, चाहे आप इसको देख सकते हैं। सभी के लिए है। तो पूछा था आपने कमेंट सेक्शन में, तो ये आपकी फ्री है ऑल ओवर, कोई पेड क्लास नहीं है, सिर्फ ऑल ओवर ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ही है। ओके, तो आप लोग बस इतना सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपके एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। आपको एग्जामिन करना है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के कॉन्ट्रीब्यूशन को, या फिर एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। एक्सप्लेन करना है जो मेन फीचर्स हैं आपके प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड्स के, जो मुख्य विशेषताएं हैं आपकी क्या हैं। इसकी क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब आंसर राइटिंग चलते हैं। क्या है ये हमारा प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, चलिए डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड फाउंडेड इन 1848 इन इंग्लैंड। ओके, यहाँ से आपने दिखाया प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड जो है आपका, ये आपका इसको प्री रेफ्लाइट मूवमेंट है। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड भी कहते हैं, क्योंकि आपका भी दिखाएंगे सेवन मेंबर्स हैं इसमें। तो आपका ये ब्रदरहुड, प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, दिखाएंगे आप द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड फाउंडेड इन 1848 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में 1848 में आपका ये प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड जो है स्थापना हुई है। ओके, 1848 में। और फिर आप दिखाएंगे वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आर्टिस्ट। क्या है ये, एक 7 आर्टिस्ट का आपका ग्रुप है। 7 आर्टिस्ट का ये आपके ग्रुप है। इसमें 7 आर्टिस्ट आपने दिखाए, कितने हैं, 7 है। द इंक्लूडिंग विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलेस एंड दाते गैब्रियल रोसटी। ये आपके जो 3 आपके मेन आपके जो प्रमुख आपके मेंबर थे इसके, आपने इनके नाम दिखाए। आप चाहे तो 7 के भी दिखा सकते हैं, बट लेंदी हो जाएगा। आपने 7 मेंबर्स के नाम दिखा दिए। और यहाँ पर आप जो उनके तीन मेंबर्स जिन्हें जो इसकी स्टार्टिंग की है, तो उनके आपने यहाँ पर नाम दिखाते हुए बताएंगे कि ये आपका 7 मेंबर्स का ग्रुप है। एंड इंक्लूडिंग विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलेस एंड दाते गैब्रियल रोस्टी। ये हमारे प्रमुख आपके मेंबर थे, सदस्य थे इसके प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के। इन्होंने स्टार्टिंग किया है 1848 में, दिखाया आपने, यहाँ से स्टार्ट किया आपने। आपका आप इंट्रो में बता रहे हैं। ओके, इंट्रो में अपनी प्री रेफ्लाइट का क्या है आपका, कब हुआ और किसने इसकी शुरुआत की है और कौन इसके मेंबर थे। इस तरह से करके आप यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। देयर मेन एम वॉज टू रिफॉर्म। अब इनका एम भी आप दिखा देंगे यहीं पर। क्या है एम, क्या था इनका, वॉज रिफॉर्म आर्ट बाई रिजेक्टिंग द आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल स्टाइल प्रमोटेड बाय द रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी है ये कला की संस्था, यहाँ पर कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आपके ये जो प्री रेफ्लाइट्स थे यहाँ के ही स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पर, तो लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया है। इसके अगेंस्ट किया कि ये जो एकेडमी है ये एकेडमिक तरीके से प्रशिक्षण देते हैं, और मतलब यहाँ पर एक नियम बंधन कानून बहुत है कुलकर्णी है। तो इन्होंने इन्हीं के अगेंस्ट अपने प्री रेफ्लाइट ग्रुप को बनाया है, वो सीक्रेटली बनाया था इन्होंने। ओके, तो ये है। फिर अब यहाँ पर इसका एम दिखा रहे थे कि क्या है, देयर एम वॉज टू रिफॉर्म आर्ट बाय रिजेक्टिंग द आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल स्टाइल प्रमोटेड बाय द रॉयल एकेडमी। ओके, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य था रॉयल एकेडमी जो द्वारा बढ़ावा दी जा रही थी, जो आर्टिफिशियल और मशीनरी जो आपकी स्टाइल है वो कृत्रिम और यांत्रिक शैली के को अस्वीकार करके कला में सुधार लाना ही इनका एम था, जो आर्टिफिशियल और मैकेनिकल स्टाइल को। तो उसको यहाँ पर इन लोगों ने रिजेक्ट किया है।
शैली को रिजेक्ट किया है और उस कला में सुधार लाना था, यही इनका मोटो था, यही इनका उद्देश्य था। तो ये आपने यहाँ पर इंट्रो में इतना क्लियर किया। यहाँ पर आपने दिखाया ये ब्रदरहुड्स प्री रैप्लाइड जो है 1848 में इंग्लैंड में आपके इसकी स्थापना हुई है और 7 मेंबर्स थे, 7 आर्टिस्ट और पोइट्स का ही ग्रुप था। सब मिलके थे इसमें, आर्टिस्ट एंड पोइट्स दोनों ही इसमें शामिल थे। और इंक्लूडिंग नाम दिया आपने, हॉर्मन हंट हो गए, जॉन एवरेट मिलायस हो गए एंड दाते गैब्रियल रोस्टी हो गए, इनके में प्रमुख थे सदस्य जिन्होंने इसकी स्थापना की है। और तो क्या था, एम था कि जो आर्टिफिशियल और मशीनरी स्टाइल को अस्वीकार करके जो रॉयल एकेडमी वगैरह की तरह एकेडमीज स्टाइल को हटा करके उनको रिफॉर्म करना था, सुधार लाना था कला में। ओके, तो यही इनका मोटो था। यहाँ पर आपने इतना क्लियर किया। फिर आप टू द पॉइंट बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। द प्रेरफ्लाइट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्ली इटालियन रेनेसेंस। अब इन्होंने इंस्पायर्ड थे, ये भी तो आप दिखाएंगे। पहले यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जो प्रेरफ्लाइट थे कलाकारों ने शुरुआती अर्ली इटालियन रेनेसा था, जिसको आपका क्वाट्रोसेंट्रो भी कहते हैं, क्वाट्रोसेंट्रो हो गया जो अर्ली रेनेसा के पहले का जो पीरियड हो गया, उससे प्रभावित थे, जहाँ उनकी आर्ट कंसीडरिंग इट मोर सिंसियर एंड स्पिरिचुअल। जो रेनेसा के पहले का पीरियड था क्वाट्रोसेंट्रो कहा जाता है। तो कला से प्रेरणा ली उनसे, क्योंकि वे इससे अधिक सच्चा और आध्यात्मिक मानते थे उस इसको। वो कहते थे वो बहुत सच्ची और आध्यात्मिक है। ओके, यहाँ तक आपने क्लियर किया कि किससे इन्फ्लुएंस थे। फिर नेक्स्ट आप बताएंगे दे एम्फोसाइज्ड ब्राइट कलर्स। अब क्या है, वो क्या एम्फोसाइज करते थे, कैसे प्रभावित थे, क्या एम्फोसाइज किया उन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग किया, ब्राइट कलर का, एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। उन्होंने चमकीले ब्राइट कलर्स का यूज़ किया और प्रकृति के जो माइन्यूट से माइन्यूट जो आपके सूक्ष्म अवलोकन किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, सूक्ष्म चीज़ को बारीक चीज़ों को दिखाया, एंड नेचर की जो है एंड रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन और जो यथार्थवादी चित्रण पर जोर दिया है। ओके, जो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है उस पर जोर दिया है। ओके, यहाँ पर आपने इतना क्लियर किया कि ये जो ब्रदरहुड है वो आपके क्वाट्रोसेंट्रो से प्रेरित था, जिसे वे सच्चा, सरल और आध्यात्मिक मानते थे। उनकी कला में ब्राइट कलर्स हो गए और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और रियल सजीव यथार्थवाद था, सजीव आर्टिफिशियल पर नहीं, वो सजीव यथार्थवाद था, वो प्रमुख था उनके लिए। ओके, फिर बताएंगे देयर वर्क्स आल्सो कैरिड रिच सिंबॉलिज्म। उनके जो वर्क थे वो रिच सिंबॉलिज्म में थे। उनके चित्रों में प्रतीकात्मकता बहुत थी एंड डीप इमोशनल अपील थी, और इमोशनल अपील है एंड एक समन्वय है इनकी पोइट्री में, किस चीज़ का, प्रतीकात्मकता का और भावनात्मकता और गहनता का एक सुंदर अपील भी दिखाई देती है इनके वर्क्स में, विच हेल्प्ड रिस्टोर ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड डेप्थ टू विक्टोरियन आर्ट। वर्क्स में आपने दिखाया कि भावनात्मक अपील रहती है, प्रतीकात्मकता और गहरी भावनात्मक अपील भी दिखाई देती है, जिसने विक्टोरियन कला में क्या किया है, हेल्प किया है और रिस्टोर करने को, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी को, जिसने विक्टोरियन कला में ईमानदारी, सच्चाई और गहराई को बहाल करने में मदद की है, यहाँ पर हेल्प की है रिस्टोर करने में। ओके, किसने, आपके प्रेरफ्लाइट ब्रदरहुड्स में, जो आपने उन्होंने मेडिवल जो आर्टिफिशियल विक्टोरियन एज में आर्टिफिशियल मशीनरी तौर पर एकेडमिक प्रशिक्षण एक मतलब कि नियम कानूनों बंधनों में किया जाता था, उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने जो नेचुरलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको जो वो प्रभावित है अर्ली रेनेसेंस से, तो उन्हीं को लाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो यही इन्होंने प्रेजेंट किया और विक्टोरियन एज में ईमानदारी और सच्चाई को और गहराई को रिस्टोर किया है विक्टोरियन एज में फिर से। ओके, तो ये आपने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर इस तरह आपने यहाँ पर दिखाया। फिर कुछ सम ऑफ दियर नोटेबल पेंटिंग इंक्लूडेड, कुछ पेंटिंग के नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ पर कि कौन सी पेंटिंग उस समय थी, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ओफेलिया बाई जॉन एवरेट मिलाइस की जो है आपकी ओफेलिया हो गई, और द लाइट ऑफ द वर्ड जो हो गई वो विलियम हॉलमैन हंट की हो गई, द लाइट ऑफ द वर्ड हो गई, एंड डिजिरोसिटी की हो गई आपकी, बीटा बेट्रिक्स शामिल हैं इसमें से। ओके, बीटा बेट्रिक्स ये आपने कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स के नाम इंक्लूड कर दिए, कि पेंटर्स के नाम दिखा दिए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे, क्या हाईलाइट करते थे। उन्होंने ब्राइट कलर का यूज़ किया और माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर को दिखाया, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को दिखाया, जो आर्टिफिशियल के बजाय रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट
रिप्रेजेंट किया है। एंड देयर वर्क्स कैरीड रिच सिम्बॉलिज्म होते थे, डीप इमोशनल अपील रहती थी इनके वर्क्स में, हेल्प टू रिस्टोर हार्मनी, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी एंड डेप्थ टू विक्टोरियन एज। और कुछ पेंटिंग्स के नाम दिखाए। ओके, इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट आपने दिखाया कि इटालियन रेनेसेंस से इन्फ्लुएंस्ड थे। ओके, क्लियर हुआ। चलिए, ये आपने यहाँ पर इतना आपने पेंटिंग का दिखाया कैसे किससे इन्फ्लुएंस थे और कैसे इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह का कलर वगैरह को यूज़ किया है। ओके, अब नेक्स्ट आप लिटरेचर का भी थोड़ा बताएंगे कि क्या है लिटरेचर में, कैसे आपको प्री-रफेलाइट मूवमेंट्स फ्लोरिश हुआ है। द प्री-रफेलाइट ब्रदरहुड रिवाइव्ड मेडिवलिज्म, रोमांस एंड स्पिरिचुअलिटी इन लिटरेचर। लिटरेचर में दिखाएंगे क्या कि लिटरेचर में आपके साहित्य में मध्य जो आपका मेडिवलिज्म रोमांस है और स्पिरिचुअलिटी है उसको लिटरेचर में उसको यहाँ पर प्री-रफेलाइट्स ने पुनर्जीवित किया है। ओके, दिखाएंगे रिवाइव किया है। एज सीन इन दाते गैब्रियल रोस्टी, जीबी रोस्टी को दिखाएंगे कैसे जीबी रोस्टी की जो आपकी रिच इमेजरी और सिंबॉलिज्म है, जो जीबी रोस्टी का आप दिखाएंगे जीबी रोस्टी और सिंबॉलिज्म का कैसे बहुत अच्छा सा यूज़ कर किया है वाइल प्रमोटिंग यूनिटी ऑफ आर्ट्स और साथ ही कलाओं की एकता को भी बढ़ावा दिया है। हमारे जीबी रोस्टी का जो नाम प्रमुख है आपका किसने शुरुआत की है, माना जाता है, यही कहा जाता है कि जीबी रोस्टी का ही प्रमुख हैं आपके मेन है जो जीबी रोस्टी, उन्हीं के इन्होंने इमेजरी और सिंबॉलिज्म के थ्रू बहुत रिच सिंबॉलिज्म और इमेजरी को यूज़ करते हुए लिटरेचर को में भी बहुत अच्छा यूज़ किया है। एंड वाइल प्रमोट किया है यूनिटी ऑफ आर्ट्स, और इन्होंने प्रमोट किया है एकता को, कला की एकता को बढ़ावा दिया है हमारे जीबी रोस्टी ने। दे आल्सो अपोज्ड मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकरेजिंग ब्यूटी, क्राफ्टमैनशिप एंड मॉरल वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर आपने क्या दिखाएंगे, फिर उन्होंने भौतिकतावाद हो गया, औद्योगिकरण का विरोध भी किया है तथा ऑफ्ट्रेलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज किया है। इनकरेजिंग ब्यूटी, क्राफ्ट्समैनशिप एंड मॉरल वैल्यूज़, और इनकरेज किया है, किस चीज़ को इनकरेज किया है, सौंदर्य, शिल्प कला और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया है। क्या इनकरेजिंग ब्यूटी को इनकरेज किया है, क्राफ्ट्समैनशिप को बढ़ावा दिया है, एंड मॉरल वैल्यूज़ को इन्होंने प्रोत्साहित किया है। ओके, तो एंड इन्फ्लुएंसिंग द एस्थेटिक मूवमेंट्स एंड द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट्स। इस प्रकार उन्होंने एस्थेटिक मूवमेंट्स जो सौंदर्यवादी आंदोलन है आपका एस्थेटिक मूवमेंट जो है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट को प्रभावित किया है। इस तरह से यहाँ पर आप दिखा देंगे इस चीज़ को भी। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या बताया इतना आपने, यहाँ पर आपने साहित्य में भी उन्होंने जो है मेडिवलिज्म, रोमांस हो गया और रिचुअलिटी है को पुनर्जीवित किया है। जी रोस्टी जो हैं कि जो कविताओं में चित्रात्मकता और चिंतन और प्रतीकवाद का यहाँ पर प्रभावशाली प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जिससे जो आपका लिटरेचर है, कला और काव्य का समन्वित सौंदर्य उभरता है इनके इस एफर्ट से। इनका जो कला और आर्ट एंड लिटरेचर में जो है वो सौंदर्य जो है उससे उभरता हुआ दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मटेरियलिज्म है, औद्योगिकरण हो गया और भौतिकवाद मटेरियलिज्म का विरोध किया है और सौंदर्य, शिल्प और सदाचार को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर ब्यूटी, आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप हो गई, ब्यूटी हो गई एंड मॉरल वैल्यूज़ को यहाँ पर इन्होंने बढ़ावा दिया है तथा एस्थेटिक मूवमेंट्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट को भी यहाँ पर इन्होंने इस तरह प्रभावित किया है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये जीबी रोस्टी का दिखाया जो नाम प्रमुख है, इस तरह से करके आपने यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस किया लिटरेचर में भी। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ऑल पॉइंट्स यहाँ पर लिटरेचर और आपने आर्ट में और किस तरह से इसकी स्थापना हुई, ऑल पॉइंट्स क्लियर किया। क्या है पूरा आपका एक साल में सबसे पहले आपका ये ब्रदरहुड इंग्लैंड में बना था एंड इसके आपने मेन जो सदस्य हैं वो दिखाए, विलियम हॉलमैन हंट हो गए, जॉन एवरेट मिलाइस हो गए एंड जीबी रोस्टी हो गए हमारे। और इनका मोटो दिखाया, उद्देश्य दिखाया क्या था कि समय की बनावटी जो आर्टिफिशियलिटी थी उस समय की और नियमों में बंधी कला को बदलना था, यही उनका एम था उस समय। ओके, तो उस समय की जो कला बहुत ज़्यादा रटने वाली और कृत्रिम हो गई थी, इसलिए इन कलाकारों ने कहा कि हमें पुरानी जो रेनेसेंस से पहले की आपकी सच्ची और प्राकृतिक कला की ओर लौटना चाहिए। इस तरह से इनका ये एम आपने दिखाया और इन्होंने कला की सच्चाई हो गई, जो ऑनेस्टी हो गई, प्राकृतिक रियलिज्म को वापस लाया है पेंटिंग्स में। ब्राइट कलर्स और डिटेलिंग बहुत अच्छे से की है, बारीक से बारीक चीज़ें, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। प्रकृति को बहुत ध्यान से देखकर उसे वैसा ही बनाया जैसे वो दिखाई देती है उसमें, और अपने कार्यों में सिंबॉलिज्म को और गहरी भावनाओं को जोड़ा उसमें। ओके, एंड साहित्य में भी इन्होंने, फिर आपने साहित्य का भी दिखाया कि साहित्य में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है कि जो मेडिवलिज्म है उसमें रोमांस हो गया, स्पिरिचुअलिटी
फिर से लोकप्रिय इन्होंने बनाया। एंड इजी रोस्टी की जो पोएम्स वगैरह हैं उसका अच्छा उदाहरण है आपने बताया। यहाँ उन्होंने पेंटिंग और कविता का एक सुंदर मेल भी दिखाया है। इस तरह आर्ट एंड लिटरेचर दोनों में ही बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिससे में चित्रकला और कविता का एक सुंदर मेल हमें अच्छा सा दिखाई देता है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, दस द प्री-रफेलाइट ब्रदरहुड मेड अ लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाय रिस्टोरिंग sincerity, detail and emotional intensity in art and literature, thus reshaping Victorian artistic sensibility। तो आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया किस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे कि प्री-रफेलाइट ब्रदरहुड ने कला और साहित्य में रिस्टोर किया है सिंसियरिटी, डिटेल एंड इमोशनल इंटेंसिटी इन आर्ट एंड लिटरेचर। कला और साहित्य में इन्होंने ब्रदरहुड ने फिर सच्चाई, बारीकी और डिटेलिंग है और भावनात्मक तीव्रता को बहुत अच्छे से दिखाया है, प्रेजेंट करके अपना एक स्थायी योगदान दिया है प्री-रफेलाइट ब्रदरहुड्स ने। ओके, दस रिशेपिंग विक्टोरियन आर्टिस्टिक सिंसियरिटी, और इस आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी को एक नया रूप दिया है हमारे प्री-रफेलाइट्स ने। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया कि प्री-रफेलाइट ब्रदरहुड ने कला और साहित्य में सत्य, सौंदर्य और संवेदना का सशक्त संचार कर विक्टोरियन युग की कलात्मक चेतना को नवीन प्रभावपूर्ण दिशा प्रदान की है। ओके, इस तरह से आप दिखाएंगे दस द प्री-रफेलाइट्स ने अपना एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, रिस्टोर किया सिंसियरिटी, डिटेलिंग एंड इमोशनल इंटेंसिटी को इन आर्ट एंड लिटरेचर में, एंड दस रिशेपिंग विक्टोरियन आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी, और विक्टोरियन आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी को रिस्टोर किया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप कंक्लूड करेंगे। आपने दिखाया यहाँ पर कंक्लूड किया इस तरह से कि जो ब्रदरहुड ने कला और साहित्य को नई दिशा दी। इन्होंने दिखाया कि कला केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि भावना, सौंदर्य, सच्चाई का एक माध्यम भी है। इस तरह से यहाँ पर आपने कंक्लूजन दिया। तो ये था हमारा प्री-रफेलाइट मूवमेंट। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। हमने ऑल पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं अपने अकॉर्डिंग। जो आपका मूवमेंट रह गया था ये हो गया, एक और बचा है आई थिंक, उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपके मूवमेंट की और क्लासेस यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन बताइएगा, और अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हों, अच्छी लग रही हों, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। पर यूट्यूब पर ही आपकी क्लासेस चल रही हैं। एलटी मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है आपके ब्राइट वर्ड्स एकेडमी में। अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।